गुरुत्वाकर्षण चीजों को नीचे खींचता है और समय हमेशा एक ही दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है और एक शीशा हमेशा सच बोलता है। बिल्कुल, और ये वो भौतिक नियम है जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। हाँ, मतलब इंसान की सबसे बुनियादी उम्मीद यही होती है कि जब वो शीशे के सामने खड़ा हो, अपना हाथ उठाए तो उसका अक्स बिल्कुल वही करेगा जो वो खुद कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा ना हो तो इंसान के दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। सही कहा। लेकिन अगर हम सब जरा सोचें कि एक दिन ये सारे नियम एक साथ टूट जाएं, तो एक इंसान के दिमाग का क्या होगा? आज हमारे पास एक ऐसी केस फाइल है जिसने विज्ञान और वास्तविकता की हर सीमा को चुनौती दी है। हाँ, और इस केस फाइल का नाम है रूम नंबर 313 का शीशा। बिल्कुल। ये कहानी है मुंबई के एक जाने माने क्राइम जर्नलिस्ट अर्जुन की। और अर्जुन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सुनी सुनाई बातों या अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करता हो। मतलब वो एक विशुद्ध तर्कवादी इंसान है। उसका तो काम ही अपराधों के पीछे के ठोस सबूतों को खोजना है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि जब एक हकीकत और विज्ञान पर यकीन करने वाले इंसान का सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे उसका तर्क नहीं समझा सकता, तो उसके दिमाग, उसके शरीर और समय के नियमों के साथ वास्तव में क्या होता है। बिल्कुल सही, मैं यही कहने वाली थी। और यही वो विरोधाभास है जो इस केस फाइल को महज एक डरावनी कहानी से निकालकर एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अध्ययन बना देता है। वो कैसे? देखिए, जब हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं ना, तो ये केस हमें डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद, समय की भौतिकी और इंसान के अपने दिमाग की कमजोरियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, ये तो है। यह इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि हमारा अपना तर्क हमें कहाँ तक बचा सकता है और कब वो खुद हमारे लिए एक फंदा बन जाता है। तो चलिए इस घटना की पृष्ठभूमि को समझते हैं। मसूरी का एक बहुत ही शानदार और चलता फिरता ग्रैंड हेरिटेज होटल, जो 3 हफ्ते पहले रातों रात बंद हो गया था। और अखबारों में तो सिर्फ इतना ही छपा था कि यह किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण बंद हुआ है। हाँ, और अर्जुन इसी बात की जांच करने वहां पहुंचता है। उसे लगता है कि इसके पीछे कोई वित्तीय घोटाला या शायद कोई कानूनी पेंच होगा। बिल्कुल, एक जर्नलिस्ट का दिमाग तो ऐसे ही काम करता है ना। हाँ, तो होटल का पुराना मैनेजर उसे रुकने के लिए रूम नंबर 313 की चाबी देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी भी देता है। वो चेतावनी क्या थी? वो मैनेजर कहता है कि शीशे का ध्यान रखना, वो 1962 से यहीं लगा हुआ है। अब अर्जुन जैसा इंसान जो हमेशा तथ्यों पर निर्भर रहता है, वो इस चेतावनी को सुन के बस हंस देता है। जाहिर है वो तो हंसे गई। मुझे तो लगता है कि देखा जाए तो अर्जुन का दिमाग असल में एक बहुत ही मजबूत कंप्यूटर फायरवॉल की तरह काम कर रहा था। वो कैसे? मतलब जिस तरह एक फायरवॉल किसी भी संदिग्ध वायरस को सिस्टम में घुसने से पहले ही ब्लॉक कर देता है ना, वैसे ही अर्जुन का तर्कवादी दिमाग अंधविश्वास या भूत प्रेत जैसी बातों को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। राइट। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि अक्सर जब हम किसी चीज को सिरे से नकार देते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उन चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। हाँ, बिल्कुल। ये फायरवॉल वाली तुलना यहाँ बहुत सटीक बैठती है, लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती है जब खतरा सिस्टम के बाहर से आई ना रहा हो। अरे बाप रे, तो क्या खतरा अंदर से था? सोचिए क्या होगा अगर वो वायरस या ग्लिच उस ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल कोड के अंदर ही छिपा हो जहां फायरवॉल की पहुंच ही नहीं है। अर्जुन रात को अपना काम खत्म करता है, शीशे के सामने खड़े होकर घड़ी उतारता है, सब कुछ सामान्य दिखता है और वो सो जाता है। लेकिन असली घटना तब शुरू होती है जब रात 3:17 पर अचानक उसकी नींद खुलती है। हाँ, उसे प्यास लगी थी। वो उठता है और उसकी नजर बाथरूम की तरफ जाती है। लाइट जल रही है, जबकि उसे अच्छे से याद है कि उसने सोने से पहले सारी लाइटें बंद कर दी थी। ये तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल। वो पानी पीने के लिए जैसे ही कमरे के उस पुराने शीशे के पास से गुजरता है ना, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि शीशे में जो वो दिखता है वो किसी भी तार्किक इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। हाँ, वो देखता है कि उसका रिफ्लेक्शन, उसका अक्स शीशे में अभी भी वहीं खड़ा है। अर्जुन वहां जड़ होकर रह जाता है, लेकिन शीशे के अंदर खड़ा उसका अक्स बिल्कुल नहीं हिलता। और फिर वो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे मुस्कुराता है। अक्स अपनी उंगली उठाकर अपने होठों पर रख लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई चुप रहने का इशारा कर रहा हो। ये सच में डरावना है। लेकिन रुके, यहाँ मुझे एक बात पर चर्चा करनी है। अगर अर्जुन इतना ही बड़ा तर्कवादी था,
तो उसका पहला विचार ये क्यों नहीं हुआ कि ये सब उसके अपने दिमाग का खेल है? मतलब हेलुसिनेशन। हाँ, मेरा मतलब है कमरे में कोई गैस लीक हो सकती है जिससे उसे मति भ्रम हो रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा थकान और नींद की कमी की वजह से उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा हो। एक जर्नलिस्ट इतनी आसानी से ये कैसे मान लेगा कि उसका अक्स शीशे में अपनी मर्जी से हिल रहा है? बहुत ही वाजिब सवाल है। और असल में अर्जुन ये मानता भी नहीं है। सच में? तो उसने क्या किया? देखिए, जब कोई इंसान किसी ऐसी घटना का सामना करता है जो उसके पूरे वर्ल्ड व्यू को नष्ट कर दे, तो मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसे हम आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे इस तरह समझिए कि इंसान के दिमाग के सॉफ्टवेयर में एक ऐसा दृश्य फीड कर दिया गया है जिसे पढ़ने की या प्रोसेस करने की उसमें क्षमता ही नहीं है। ऐसे में सिस्टम क्रैश होने लगता है। अच्छा, तो अर्जुन के दिमाग ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया? बिल्कुल। अर्जुन का दिमाग इस असंभव घटना को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वो सबसे आसान सेफ मोड चुनता है, इनकार। इनकार। वो तुरंत कमरे की लाइट जला देता है। रोशनी होते ही रिफ्लेक्शन फिर से सामान्य हो जाता है। और वो खुद को समझा लेता है कि ये महज थकान का नतीजा था या एक बुरा सपना था, और वो वापस जाकर सो जाता है। सही कहा। लेकिन वो सेफ मोड अगली सुबह पूरी तरह से टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ आंखों के भ्रम की नहीं रह गई थी। अगली सुबह अर्जुन को अपनी डेस्क पर एक नोट मिलता है, जो पिछली रात वहां बिल्कुल नहीं था। और उस नोट पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था, बंद होने की जांच मत करो, आज रात चले जाओ। बाप रे। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उस नोट की हैंडराइटिंग किसी और की नहीं, बल्कि अर्जुन की अपनी हैंडराइटिंग थी। ये तो दिमाग को झकझोर देने वाला पल रहा होगा उसके लिए। हाँ। इसके बाद अर्जुन पूरे होटल में पूछताछ करता है। इसी दौरान एक बूढ़ी सफाई कर्मचारी उसे एक ऐसा सुराग देती है जो इस केस को पूरी तरह पलट देता है। वो कर्मचारी क्या बताती है? वो कहती है कि रूम 313 का वो शीशा वर्तमान नहीं, भविष्य दिखाता है। ओहो, भविष्य। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब एक क्राइम जर्नलिस्ट के सामने जब ये बात आती है तो वो किसी अंधविश्वासी इंसान की तरह डर कर भागता नहीं है, बल्कि वो इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। ये एक बहुत ही तार्किक इंसान की निशानी है। बिल्कुल। अर्जुन शाम को एक बहुत ही वैज्ञानिक कदम उठाता है। वो अपने मोबाइल फोन का कैमरा शीशे की तरफ सेट करता है, रिकॉर्डिंग ऑन करता है और कमरे से बाहर डिनर के लिए चला जाता है। और देखिए, ये इस पूरी घटना का सबसे अहम मोड़ है। इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, उसका दिमाग डर के मारे भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन एक मशीन का कोई अवचेतन मन नहीं होता। हाँ, कैमरे को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल। कैमरे का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। वो केवल फोटॉन्स और प्रकाश को रिकॉर्ड करता है जो वहां वास्तव में घटित हो रहा है। सही बात है। और अर्जुन ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि वो कॉग्निटिव डिसोनेंस वाले मनोवैज्ञानिक पहलू को पूरी तरह से हटा सके। और जब अर्जुन डिनर से लौटकर उस फुटेज को देखता है ना, तो उसकी पूरी वैज्ञानिक दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। उस वीडियो में ऐसा क्या था? वीडियो में रात के 2:58 बज रहे हैं। अर्जुन बिस्तर पर सोया हुआ है। तभी शीशे वाला अर्जुन कांच से बाहर आता है। अरे बाप रे। शीशे से बाहर। हाँ। वो असली अर्जुन के पास जाता है, उसके ऊपर झुकता है और सोते हुए अर्जुन के कान में कुछ फुसफुसाता है। ये सच में डरावना है। और इसके बाद वो शीशे वाला अक्स सीधे कैमरे के लेंस की तरफ देखता है और वापस शीशे के अंदर चला जाता है। और उसने फुसफुसाया क्या था? जब अर्जुन ऑडियो को फुल वॉल्यूम पर करता है तो उसे एकदम साफ आवाज में सुनाई देता है, कल दोपहर 4:12 पर लॉबी में तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये दृश्य भौतिकी के सबसे कड़े नियम को तोड़ता है, जिसे हम द एरो ऑफ टाइम कहते हैं। द एरो ऑफ टाइम मतलब समय का हमेशा आगे की तरफ बढ़ना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम ये कहता है कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी यानी अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी। हाँ, अगर आप कांच का एक ग्लास फर्श पर गिरा दें तो वो टूटकर बिखर जाएगा। बिना किसी बाहरी ऊर्जा के वो वापस जुड़कर एक पूरा ग्लास नहीं बन सकता। हाँ, ये तो संभव ही नहीं है। इसी वजह से समय केवल एक ही दिशा में चलता है, अतीत से भविष्य की ओर। लेकिन यहां इस कमरे में क्या हो रहा है?
भविष्य से एक अक्स वर्तमान में आ रहा है। बिल्कुल, भविष्य से एक अक्स वर्तमान में आकर जानकारी दे रहा है। ये समय की उस सीधी रेखा को तोड़कर उसे एक लूप में मोड़ रहा है। और दूसरी बात, ये अक्स कोई पारंपरिक भूत नहीं है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है। सही का, ये एक संदेशवाहक है जो साफ कह रहा है कि वो उसे बचाना चाहता है। और विडंबना देखिए, यही संदेश अर्जुन के लिए सबसे बड़ा फंदा बन जाता है। वो कैसे? उसे अपनी मौत का सटीक समय पता चल चुका है, दोपहर 4:12, और जगह है होटल की लॉबी। अर्जुन घड़ी देखता है, रात के 11:40 हो रहे हैं। मतलब उसके पास बहुत कम समय बचा था। हाँ, उसके पास अपनी मौत से बचने के लिए सिर्फ 17 घंटे हैं। उसका तर्कवादी दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में आ जाता है। वो तय करता है कि अगर मौत इस होटल की लॉबी में आनी है तो वो यहाँ रुकेगा ही नहीं। और वो अपना बैग पैक करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और यही से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का सिद्धांत लागू होता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब है एक ऐसी भविष्यवाणी जो खुद अपने सच होने का कारण बन जाती है। आप इसे ऐसे समझिए, अगर अर्जुन को वो वीडियो फुटेज नहीं मिलता या उसे भविष्य की जानकारी नहीं होती, तो क्या वो घबराहट में आधी रात को अपना सामान लेकर भागने की कोशिश करता? शायद नहीं। वो आराम से सोता, अगली सुबह अपना काम खत्म करता और सामान्य तरीके से चेकआउट करके चला जाता। एकदम सही। लेकिन उस चेतावनी ने ही अर्जुन की पूरी कार्यप्रणाली बदल दी। हाँ, ये तो है। उसे लगा कि वो अपनी तार्किक सोच से भविष्य को बदल सकता है, लेकिन भागने की उसकी हर कोशिश उसे उसी नियति की तरफ धकेल रही थी जिससे वो बचना चाह रहा था। इस सच में बहुत अजीब है। यह डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। क्या भविष्य इसलिए घटित होता है क्योंकि वो पहले से तय है, या फिर इसलिए क्योंकि हम उसे जानने के बाद उसे टालने की कोशिश करते हैं? और अर्जुन की यही कोशिश इस कहानी को इसके क्लाइमैक्स तक ले जाती है। जैसे ही अर्जुन अपना बैग लेकर दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं। माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, अर्जुन की नजर टेबल पर रखे उसी नोट पर पड़ती है। वो नोट अब बदल चुका है। उस पर अब लिखा है, बहुत देर हो चुकी, तुम ये पढ़ चुके हो। अरे बाप रे। अर्जुन घबरा कर शीशे की तरफ देखता है। वहां कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। वो वापस दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजे का हैंडल बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है। और दरवाजा लॉक है। मतलब वो पूरी तरह से कमरे में फंस चुका था। बिल्कुल। वो अपना फोन निकालकर समय देखता है और समय वापस 3:17 हो चुका है। समय पीछे जा चुका है। ये समय के लूप का सबसे खौफनाक हिस्सा है। तभी उसे पीछे से अपनी ही आवाज सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्जुन। वो मुड़कर शीशे की तरफ देखता है। अब शीशे में वो कमरा नहीं बल्कि होटल की लॉबी का दृश्य है। वही लॉबी जहां उसकी मौत होने वाली थी। हाँ, और उस लॉबी के फर्श पर अर्जुन खून से लथपथ पड़ा है। दीवार पर लगी घड़ी में 4:12 का समय हो रहा है। तभी शीशे वाला अर्जुन एक ऐसी बात कहता है जो दिमाग को सुन कर देती है। वो कहता है, मैं पिछले 60 साल से हर वर्जन को चेतावनी दे रहा हूं, तुम में से कोई नहीं सुनता। यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे भी यही लगता है। रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी स्पष्टता चाहिए। अगर वो अक्स कह रहा है कि वो पिछले 60 साल से हर वर्जन को चेतावनी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अर्जुन कोई पहला इंसान नहीं है जो इस कमरे में गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्या भौतिक रूप से ये संभव है कि एक ही इंसान अनगिनत बार एक ही स्थिति को जी रहा हो? क्या वो खुद एक ऐसे लूप में फंसा हुआ है जहां हर बार उसकी जांच करने की आदत ही उसे मार देती है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो क्वांटम भौतिकी में कुछ सिद्धांत हैं जो क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स की बात करते हैं। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स? हाँ, जहां स्पेस और टाइम इस तरह मुड़ जाते हैं कि वे खुद पर ही वापस लौट आते हैं। जब वो अक्स कहता है कि वो 60 साल से चेतावनी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये घटना समय की एक सीधी रेखा पर नहीं हो रही है। तो फिर कैसे हो रही है? वो शीशा एक ऐसा सिंगुलैरिटी पॉइंट बन गया है जहां से अर्जुन हर बार गुजरता है। हर बार जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, हर बार भागने का फैसला करता है, और हर बार उसकी ये तार्किक जिज्ञासा ही उसे उसी मौत तक ले जाती है।
ये तो कमरे के अंदर की बात हुई, जहां वास्तविकता के सारे नियम ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन इस केस फाइल का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो है जो बाहरी दुनिया में हुआ। बाहरी दुनिया, हाँ जहां सब कुछ सामान्य था। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सामान्य चल रहा था। अगली सुबह जब होटल का स्टाफ कमरा खोलता है तो सब कुछ अपनी जगह पर व्यवस्थित है, कोई संघर्ष के निशान नहीं है। और अर्जुन का बैग पैक है, नोट्स रखे हुए हैं, लेकिन अर्जुन वहां नहीं है, वो गायब हो चुका था। और फिर उसी दिन दोपहर 4:12 पर होटल की लॉबी का सीसीटीवी फुटेज कुछ ऐसा रिकॉर्ड करता है जो समझ से बिल्कुल परे है। उस फुटेज में क्या दिखा? फुटेज में अर्जुन लॉबी में खड़ा दिखाई देता है। आसपास कोई इंसान नहीं है, कोई हमलावर नहीं है, और अचानक अर्जुन अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिर जाता है, बिना किसी बाहरी हमले के। बिल्कुल। जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो मौत का कारण क्या बताया जाता है? भारी हार्ट अटैक। कोई भूत नहीं, कोई अलौकिक चोट नहीं। और ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू है। ये समझाता है कि डर कैसे शारीरिक रूप से जानलेवा हो सकता है। हाँ, ये अर्जुन के उसी फायरवॉल के क्रैश होने का परिणाम है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक स्वस्थ इंसान को महज डर से हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? देखिए, चिकित्सा विज्ञान में इसे ताकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। हाँ, जब किसी इंसान का दिमाग एक ऐसी खौफनाक या असंभव स्थिति का सामना करता है जहां उसे लगता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। जैसे अर्जुन को लग रहा था कि वो समय के जाल से बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल। तो शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एड्रेनालिन और अन्य स्ट्रेस हार्मोन का एक बहुत बड़ा सैलाब खून में छोड़ देता है। यानी एक तरह का केमिकल ओवरलोड। बिल्कुल। ये हार्मोनल ओवरलोड इतना तीव्र होता है कि ये हृदय की मांसपेशियों को लकवा मार देता है या पैरालाइज कर देता है। दिल का एक हिस्सा अचानक गुब्बारे की तरह फूल जाता है और दिल खून को पंप करना बंद कर देता है। बाप रे। अर्जुन का जो तार्किक दिमाग था, जब उससे ये एहसास हुआ कि उसके सारे नियम टूट चुके हैं, तो उस झटके ने केवल उसके दिमाग को नहीं बल्कि शरीर के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही शट डाउन कर दिया। उस सीसीटीवी फुटेज में अर्जुन को कोई बाहरी शक्ति नहीं मार रही थी। उसका अपना दिमाग, उसका अपना खौफ उसके दिल को रोक रहा था। तो अंततः अर्जुन की जान उसके खुद के डर ने ले ली। हाँ, यही सच है। और इसके बाद से वो होटल आज तक बंद पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं होती उसे दोबारा खोलने की। और सूत्रों के मुताबिक कभी-कभी आधी रात को जो भी इंसान उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास भटकता है, वो बताता है कि बाहर से देखने पर रूम नंबर 313 के उस शीशे में एक नीली शर्ट वाला आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो अगले मेहमान का इंतजार कर रहा हो। सच में रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी केस फाइल से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, ये केस फाइल हमें ये सोचने पे विवश करती है कि आधुनिक दुनिया में इंसान के अंदर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी हर चीज को नियंत्रित करने का भ्रम कितना गहरा है। हाँ, ये तो हम सब में होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास सारी जानकारी हो तो हम किसी भी खतरे से बच सकते हैं। अर्जुन भी यही मानता था। लेकिन ये कहानी बताती है कि सूचनाओं का ओवरलोड हमेशा सुरक्षा नहीं देता। सुनने वालों को यह समझना चाहिए कि कई बार कुछ सच्चाइयों को ना जानना, भविष्य को ना जानना ही इंसान के लिए सबसे बड़ा बचाव होता है। बिल्कुल सही। जानकारी हमेशा ताकत नहीं होती। कभी कभी ये एक फंदा भी बन सकती है। बहुत ही सटीक विश्लेषण। और इसी विचार के साथ मैं इस गहन विश्लेषण को एक ऐसे सवाल पर खत्म करना चाहती हूँ जो इस केस फाइल में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है, लेकिन इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करता है। वो सवाल क्या है? अगर हम सब जरा सोचें, शीशे के अंदर मौजूद अक्स ने कहा था कि वो पिछले 60 साल से लगातार चेतावनी दे रहा है। हाँ, उसने ऐसा ही कहा था। अगर वो चेतावनी देने वाला अक्स 60 साल से मौजूद था, तो क्या ये मुमकिन है कि उस रात कमरे में असली अर्जुन की मौत कभी हुई ही ना हो? आपका मतलब है? मेरा मतलब है, जब वो अक्स शीशे से बाहर आया और सोते हुए अर्जुन के कान में फुसफुस आया, तो क्या उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कैमरे की पकड़ में भी नहीं आया? अरे बाप रे! क्या ऐसा हो सकता है कि अगले दिन दोपहर 4:12 पर होटल की लॉबी में जिस अर्जुन को हार्ट अटैक आया और जो जमीन पर गिरकर मर गया, वो असली अर्जुन था ही नहीं? बिल्कुल, बल्कि शीशे का वो रिफ्लेक्शन था
जो किसी तरह उस कांच की दीवार को पार करके बाहरी दुनिया में आ गया था। ये तो बहुत ही खौफनाक विचार है। और अगर मरने वाला इंसान सिर्फ एक अक्स था, तो इसका मतलब यह है कि असली अर्जुन, वो तर्कवादी जर्नलिस्ट, आज भी उस 1962 के पुराने शीशे के अंदर हमेशा के लिए कैद है, नीली शर्ट पहने हुए, एकदम खामोश, और अगले मेहमान के उस कमरे में आने का इंतजार कर रहा है।